Hope you all will be fine and please stay at your home because our society condition is not good. As we have started the chapter number 1 growing plants, we have covered different topics of this chapter. Few topics are remaining, so we will cover in today's lecture. So today we will study that how we will grow a plant with the help of different parts. मीन्स अभी तक हम लोगों ने सीड से जर्मिनेट कराया था. नाउ वी आर गोइंग टू जर्मिनेट अ प्लांट बाय अ लीफ, स्टेम एंड रूट्स. So we will start from here. Parts of plant. हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट से स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक चीज देखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे. ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जैसे मैं यूज करूंगा तो आपको समझ में भी आना चाहिए ना. हाँ, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ऐसे यहाँ पे पढ़ेंगे. तो पार्ट्स ऑफ प्लांट पहले देखते हैं. देखो, पार्ट्स ऑफ प्लांट आपको याद भी होगा, मुझे पता है ना. हाँ, जैसे मान लेते हैं ये स्टेम है, ये फ्लावर है. ठीक है, ये रूट होगा, लीफ होगा, जो भी हो. स्टेम पे क्या होता है, नोड और इंटरनोड बताया था. रूट पे नोड इंटरनोड नहीं पाया जाएगा, स्टेम पे नोड इंटरनोड पाया जाता है. अभी आगे भी बताऊंगा. ठीक है, तो अगर रूट और स्टेम में डिफरेंस देख रहा तो क्या डिफरेंस देखोगे, जो स्टेम होगा उस पर नोड पाया जाएगा, जो लाइनें दिखती हैं. ठीक है, ये नोड होता है, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड. क्या बोलते हैं, इंटरनोड. ये है नोड और ये भी है नोड. ठीक है, इंटर मतलब होता है बीच में, तो दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, इंटरनोड. बात क्लियर हुई. रूट पे नोड इंटरनोड नहीं पाए जाएंगे. तो ये बेसिक डिफरेंस है स्टेम और रूट पे. ठीक है, पक्का. हाँ, अभी जो स्टेम पे नोड दिख रहा है इसी पे जनरली क्या निकलते हैं, बड. तो बड जनरली प्रेजेंट होते हैं किस पे, नोड पे. हालांकि बड कभी कभी जहाँ पे नोड नहीं होता वहां पे भी निकल आते हैं ना. तो अभी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर. बस याद रखो, स्टेप पे नोड इंटरनोड होगा, नोड पे ही क्या निकलेंगे, बड ना. लेकिन कुछ केसेस है जब बड जो है वो नोड के अलावा भी कहीं से निकल सकते हैं. चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लीफ पे देखेंगे, रूट पे देखेंगे. ठीक है, अब पार्ट्स की बात करूं जो मैं यहाँ बताने वाला था आपको. ये जो फ्लावर है ये किसमें हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में. तो ये हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये तो थर्ड क्लास में आपने पढ़ रखा है, थर्ड में पढ़ रखा है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट. फिर इसमें मेल और फीमेल होता है. मेल क्या कहलाता है, हाँ, कार्पेल. फीमेल मेल क्या कहलाता है, कार्पेल नहीं, स्टेमेन. क्या कहलाता है, स्टेमेन. और फीमेल कार्पेल. ठीक है. हाँ, जो मैंने बोला था वो क्या था, इनवर्स बोला था. ध्यान से सुनते रहिएगा, याद तो होगा नहीं. हाँ हाँ कर दिया था, चलो कोई नहीं, भूल जाती चीज़ें, मुझे भी पता है. लेकिन चीज़ों को याद करने की कोशिश रखें. और जितने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब फ्लावर के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर होंगे इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट. इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट. तो प्लांट के पास दो पार्ट्स होते हैं. अब वो भूल जाओ बचपन वाला, रूट स्टेम लीफ हो तो पता है अपन लोग. अब थोड़ा टेक्निकल में आते हैं. टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट किसमें हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. अभी कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. ठीक है, अब आगे ये जो मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है इसका रिप्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत थर्ड क्लास में. लेकिन जब आप 7th में जाओगे, 8th में जाओगे तो उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको. ठीक है, चलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट समझ में आ गया होगा. तो प्लांट का जितना भी पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट है, बस फ्लावर को छोड़ के. फ्लावर क्या है अपना, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक, चलो
समझ लो इसको, समझ में आ गया होगा। तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, स्टेम, रूट, लीफ। अब ब्रांचेस नहीं लिख रहा हूँ, ब्रांचेस स्टेम भी तो है वो भी, तो स्टेम, रूट और लीफ आ जाएगा वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी, ये समझ में आ गई होगी। अब देखो हम करेंगे क्या, अभी तक हमने रिप्रोडक्शन जो पढ़ा, जो अभी तक हमने प्लांट को ग्रो कराया, कौन से पार्ट से कराया, रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही तो कराया, क्योंकि सीड तो यही बनेगा ना, फ्लावर के अंदर ही तो सीड बनेगा। तो अभी तक रिप्रोडक्शन इससे कराया, अब रिप्रोडक्शन हम कराएंगे कौन से पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या फिर ऐसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना। जब कभी प्लांट को ग्रो कराया जाए वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से, तो उसे बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। या फिर प्रोपागेशन भी वर्ड हम यूज करते हैं, प्रोपागेशन मतलब नंबर बढ़ाना, ठीक है। और जाहिर सी बात, प्लांट लगा रहे हो कहीं, जैसे एक प्लांट है वहाँ, उसके 4 डाल काट लिया, फिर उसको लाके कहीं 4 डाल लगा दिए, तो क्या होगा, अब प्लांट का नंबर बढ़ जाएगा ना। यहाँ 1 था, 4 और आ गए, तो प्रोपागेशन हुआ। प्रोपागेशन मतलब लगातार बढ़ते रहना, तो हुआ ना नंबर बढ़ा, तो समझ आ गई। हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब प्रोपागेट करना, नंबर को इंक्रीज करना, रिप्रोडक्शन मतलब भी वही होता है। देखो पहले तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं होती क्या। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, जब भी हम वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट को ग्रो कराएंगे कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन ना। तो लिख लेते इसको, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट with the help of growing of new plant with the help of vegetative parts of plant, vegetative parts of plants, आगे लिखना, is known as vegetative रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा, आपकी किताब में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, थोड़ा हायर लेवल का भी आपने किताब में दिया, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और 2-4 वर्ड नए बताऊंगा उसमें, जो आपकी किताब में नहीं दिया, जैसे ये नहीं दिया है ना। लेकिन ये नहीं जानोगे तो शायद किताब वाली चीज़ कम समझ में आए, तो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा, डरिएगा नहीं। जहाँ डर लगे, जो चीज़ नहीं समझ में आए, आप तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसको सुन के राइट करके आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी चीज़ है, ओके। या फिर कॉल भी कर सकते हो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अगर क्या कर किससे हो, वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट, नए प्लांट को ग्रो कराया जाए तो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट से कराया जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट से कराया जाए तो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन वर्ड तो आ ही रहा है ना, वो भी रिप्रोडक्टिव और ये रिप्रोडक्शन दोनों एक ही वर्ड तो है लगभग, तो इसलिए उसको केवल सिंपल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल दिए। तो ये बात समझ में आ गई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्लियर। अब देखो वेजिटेटिव कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे plants can be grown from, प्लांट किससे किससे ग्रो किया जा सकता है, पहला तो सबसे नीचे क्या था, रूट, रूट से ग्रो करा सकते हैं, स्टेम से करा सकते हैं, और लीव से करा सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स है, वेजिटेटिव पार्ट्स है जिससे हम रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। रूट की बात करें तो एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी मैं समझा दूंगा, स्टेम थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, लीफ भी आपको समझ में आ जाएगा यहीं पे। तो देखो पहले रूट्स की बात कर लेते हैं। देखो रूट्स की बात करें
तो बहुत सारे रूट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे रूट मॉडिफाई हो जाते हैं किसके लिए, स्टोरेज के लिए। जैसे बात करें कैरेट, बीट रूट, टर्निप, और इसके अलावा आपका हो जाएगा स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं गंजी ना, हाँ शकरकंद वो भी क्या है, रूट है। इसके अलावा डहेलिया हो जाता है। अब डहेलिया आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके जो मम्मी पापा है उनसे पूछिएगा, उनको पता होगा। जब भी शादी वादी का जो स्टेज बनता है उस स्टेज पे देखा होगा एक मतलब सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे होते हैं, जिसको आप लगता है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ, वो डहेलिया ही होता है एक्चुअली। तो वो सब क्या करते हैं, उन सब के रूट अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करके स्वेल कर जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब उनके ऊपर बड्स भी आने लगती है, उनके ऊपर बड्स भी आने लगती है। बताओ, मैंने बताया था स्टेम के नोड पे बड निकलती है, लेकिन देखो रूट्स में भी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, उनके ऊपर बड मौजूद होता है। अब जब भी इस रूट को हम कट करके कहाँ जमीन पे लगाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, उसके पास ऑलरेडी है बड, और बड क्या होता है, एक स्मॉल नॉट होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है पूरी प्लांट को जनरेट करने की। बड क्या होता है, एक स्मॉल नॉट होता है, या फिर बोले लंप होता है, नॉट मतलब गांठ होती है जो जिसके पास एबिलिटी होती है पूरे नए प्लांट को ग्रो करने की। जैसे शुगर केन खाया होगा, उसमें देखो रहता ना आईज, कहते नहीं आंखें, आंखें, और वही बड है, मोटा सा रहता, नॉट गांठ रहती है, जब छीलते हो तो फिर मिलता है वो राउंड राउंड, तो वही है बड, ठीक है। अब शुगर केन शायद ना मिले, लेकिन ना कोशिश करिए, अगर मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले तो आपके घर में होगा पपाया का प्लांट। पपाया के प्लांट पे जाओगे, स्टेम पे देखोगे तो पूरी लकीरें आराम से आपको दिखाई देंगी। अगर स्कूल चल रहा होता तो दिखा देता मैं, ये स्कूल में तो लगा है, बाकी जो आपके सीनियर्स हैं वो तो देख चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप अपने घर पे देखें ना, क्योंकि सिचुएशन इतनी बढ़िया नहीं है कि हम लोग एक जगह बैठ के पढ़ाई कर सके, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। तो आप भी सपोर्ट करिए, पूरा वॉच किया करिए वीडियो, ठीक है। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, बस एज्यूम करिए कि सर क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, मैं क्लासरूम के अंदर बैठा या बैठी हूँ, समझ आ रहा है। हाँ, वैसे भी आप अच्छे बच्चे हो, मेरे फेवरेट्स हो। तो रूट्स समझ में आ गया होगा। रूट्स का मतलब बहुत सारे रूट्स हैं जो अपने अंदर क्या मॉडिफाई होकर अपने अंदर फूड स्टोर करने लगते हैं, जैसे कि कैरेट, बीट रूट, टर्निप और स्वीट पोटैटो, डहेलिया ना, इनके अंदर क्या हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है। और इनके पास बड भी होता है, और जिसके पास बड होगा वो नया प्लांट ग्रो कर सकता है। शुगर केन की मैं बात कर रहा था, उसके पास क्या आइस होती है, जब भी खेतों में बुआई होती है तो गन्ने को ही काट के लगाते हैं, देखा होगा ना, गन्ने को काट के जमीन पे लगा देंगे। लगाने से होगा क्या, जो बड है, आइस है, उससे वो जमीन जो ऐसा स्टेम लेते हैं गन्ने का जिसके पास आंखें हो, वही लगाते हैं अंदर। आंखें होंगी मतलब बड है, और बड क्या करता है, बड के पास एबिलिटी होती है प्लांट के सारे पार्ट को बनाने की, ठीक, तो आराम से प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो रूट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैरेट, बीटरूट, टर्निप, मतलब इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अगर इनके रूट की मदद से आप प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्वीट पोटैटो, मतलब गंजी को जमीन पे लगा दो, उसके पास बड हो, देखो बड अगर निकला है उसके जमीन पे लगा दो, ऑटोमेटिक नया प्लांट निकल आएगा। अगला होता है डहेलिया, ठीक है। स्टेम पे आता है, तो स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर भी मॉडिफिकेशन आता है ना, ये बहुत सारे स्टेम भी फूड अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे बात करें पोटैटो, पोटैटो के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर रहता है ना, तभी तो हम खाते हैं उसको। हाँ, अब देखो पोटैटो जो है रहता कहाँ, जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर है। तो हमें आज तक पढ़ाया गया कि जमीन के अंदर जो रहता है वो रूट होता है, लेकिन याद रखिएगा जमीन के अंदर भी स्टेम हो सकता है। तो स्टेम ऊपर भी हो सकता है, आसमान में, जमीन के अंदर भी हो सकता है, या तो जमीन के जस्ट ऊपर, तो जैसे ही जमीन है ना, सरफेस है, इसके जस्ट ऊपर या फिर जस्ट नीचे भी हो सकता है, ठीक है। 3 तरीके के स्टेम होते हैं, एक तो आसमान में उड़ने वाले, एक जमीन के अंदर रहने वाले, एक या तो जमीन के जस्ट ऊपर रहेंगे या तो जमीन के जस्ट
नीचे रहेंगे, मीन्स जमीन के इर्द गिर्द जो रहेंगे, आसपास रहेंगे। एक स्टेम ये, एक आसमान वाले और एक जमीन के अंदर वाले। तो स्टेम जमीन के अंदर भी होते हैं, जैसे कि पोटैटो। अब पोटैटो क्या है, स्टेम है। अब आप कहोगे सर आपने बताया था स्टेम पे नोड और इंटरनोड होता है, पोटैटो में कहाँ होता है? अरे भैया पोटैटो लीजिएगा, उसमें देखिएगा गड्ढे गड्ढे बने होते हैं, शायद जो जो आलू छीले हो घर पे बैठ के ना, हाँ, तो उनको पता होगा कि उस पर क्या बना होता है, गड्ढे गड्ढे होते हैं ना। आजकल पकवान तो बहुत सारे बन रहे हैं घर में, मतलब जो कभी नहीं बना वो भी बन रहा है, क्योंकि फ्री हम लोग बैठे रहते हैं, सबके यहाँ बन रहा होगा कुछ ना कुछ। तो आलू तो छीला ही होगा एक आध बार, तो उसमें देखो तो उसमें गड्ढे गड्ढे होते नहीं होते हैं, होते हैं ना। और उन्हीं गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, नोड। और दो गड्ढों के बीच की दूरी को इंटरनोड। ठीक, लेक्चर के बाद देख लेना, एक आलू उठा लेना, या फिर मैं राइट कर दूंगा व्हाट्सएप पे, मतलब इस वीडियो लेक्चर के नीचे आप आलू जो जो सामान लेके आपको बैठना वो लेके आप बैठिएगा। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद देखते रहिएगा साथ साथ, समझ आ गया? तो नोड इंटरनोड होगा स्टेम पे। ठीक, तो स्टेम का देख लेते हैं कैसे कैसे हम स्टेम को रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। देखो स्टेम को रिप्रोड्यूस कराने के दो तरीके हैं, एक नेचुरल मेथड है और एक आर्टिफिशियल मेथड है। तो मैं स्टेम को अच्छे से डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, तो इसको पहले राइट कर लें। चलिए अब हम देखते हैं स्टेम से प्लांट को ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है, स्टेम से प्लांट को ग्रो कराने के दो मेथड है अपने पास। एक तो है नेचुरल मेथड और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, अब ये स्टेम ग्रो कराने के तरीके हैं, समझ आए? तो लिख लो ग्रोइंग ऑफ, हेडिंग डाल देना यहाँ पे, क्या लिख देना, पूरा लिख लो, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगा, आप समझोगे स्टेम दो तरीके के होते हैं, स्टेम नेचुरल आर्टिफिशियल नहीं। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ये एक्चुअली नेचुरल आर्टिफिशियल मेथड है क्या, कि मीन्स स्टेम से अगर प्लांट को ग्रो करोगे दो तरीके, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब स्टेम आपको समझ में आ गया होगा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेम कैसे पहचानोगे, स्टेम के पास क्या होगा, नोड और उनके बीच की दूरी को इंटर नोड बोलेंगे। ठीक है, और ईच एंड एवरी नोड हैव एबिलिटी टू फॉर्म अ बड, मतलब जितने भी नोड है उनके पास एबिलिटी होती है क्या बनाने की, बड बनाने की। ठीक है, बड। अब बड क्या होता है, ये स्मॉल नॉट होता है, स्मॉल नॉट, नॉट मतलब गांठ, which can form a new plant। मतलब ऐसा नॉट जो पूरा नया प्लांट बना सके, उसे क्या बोलेंगे, बड। क्या बोलेंगे, बड कहते हैं। बात क्लियर हुई? तो मतलब जिसके पास बड है तो समझ जाना उसके पास एबिलिटी है नए प्लांट को ग्रो करने की। क्लियर? तो नेचुरल मेथड को हम पहले पढ़ेंगे, फिर आर्टिफिशियल में आएंगे। ठीक, तो पहला है नेचुरल मेथड, तो ये इसको ऐसा बना कर नंबर 1 डालना, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होगा कि मीन्स जो नेचर ने हमें प्रोवाइड, नेचुरल मतलब जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, आर्टिफिशियल मतलब जो नेचर की वजह से नहीं, हमने किया है, हमने सोच विचार के निकाला है, तो उससे हुआ। तो नेचुरल मेथड जो नेचर के हिसाब से होता है, तो नेचुरल मेथड है। आर्टिफिशियल कौन सा होगा, जो हम कराएंगे। ठीक है, वो नेचर उसको क्या करेगा, जनरली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं, तरह तरह की कंडीशंस अप्लाई करके हम प्लांट को ग्रो करा लेते हैं। तो आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोग कराएं, नेचुरल मतलब जो खुद ब खुद नेचर में हो जाए। ठीक है, तो नेचुरल मेथड पे आते हैं। तो नेचुरल मेथड में देखेंगे स्टेम प्रोपगेशन। स्टेम जो है दो तरीके से प्रोपगेट हो सकते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल में बात करेंगे। अब स्टेम के टाइप देखिए, देखो स्टेम के टाइप मैंने बताया था, एक तो ऊपर होगा एरियल, इसको उधर लिखते हैं, एरियल सबसे लास्ट में लिखेंगे,
पहले हम लिख लेते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड, ठीक है, जो जमीन के नीचे है। अब जो जमीन के इर्द गिर्द है इसको बोलेंगे सब एरियल। क्या बोलेंगे? सब एरियल, ठीक। और जो सब ऊपर है हवा में उसको बोलेंगे एरियल। उसको क्या बोलेंगे? एरियल। तो एरियल मतलब क्या होता है? हवा में। एरियल मतलब क्या होता है? हवा में। तो पूछा जाए विच एनिमल इज एरियल, तो क्या बोलोगे? कौन सा एनिमल एरियल है? जो हवा में रहता है। बर्ड ना? हाँ, और इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, और बोल सकते हो ना। तो ये अंडरग्राउंड, ये एरियल। तो हवा में एरियल, हवे मतलब जमीन से हल्का सा ऊपर है, लगेगा हवा में है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सब एरियल। क्या बोलेंगे? सब एरियल। तो पूरा हवा में नहीं है ना, तो थोड़ा सा है ना, तो इसलिए क्या है? सब एरियल, ठीक है। तो अंडरग्राउंड, एरियल, सब एरियल। तो अंडरग्राउंड में कौन कौन से हो सकते हैं? तो नाम पूरा लिख लो, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी और फिर से 8th जब 7th में आप आओगे फिर से एक बार ये नाम आएंगे। तो अंडरग्राउंड होता है राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर, बल्ब। ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। कितने अंडरग्राउंड स्टेम? कितने? 4। राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर, बल्ब। सब एरियल पे आओ। स्टॉलन, रनर, ऑफसेट, सर्कल, ठीक है, ये हो गया। एरियल में आओ, इसमें होता है स्टेम मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल आ सकता है, थॉर्न भी हो सकता है, छोड़ दो। फिलोक्लेड और क्लेडोड, ठीक है, फिलोक्लेड और क्लेडोड, ठीक। तो स्टेम बोले तो स्टेम मॉडिफिकेशन है। स्टेम 3 तरीके से मॉडिफाई हो सकता है। क्या? एक तो अंडरग्राउंड के अंदर हो, एक सब एरियल और एक एरियल के अंदर भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो अभी तो सिंपल ऐसे याद रखो, ये स्टेम के टाइप है, ठीक। मॉडिफिकेशन नहीं समझ में। तो राइजोम के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? तो अंडरग्राउंड में देखते कौन कौन से हो सकते हैं। तो राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर, बल्ब। अब राइजोम क्या होता है, कॉर्न क्या होता है, ट्यूबर, बल्ब, ये सब डिटेल में आप पढ़ोगे ना अंदर, मतलब जैसे जैसे हाई क्लास में। बस एग्जांपल हमें याद रखना है। राइजोम को बजाते हैं जिंजर, इसके अलावा बनाना, ये राइजोम है। कॉर्न पे आए तो कॉर्न हो जाता है कोलोकेशिया। कोलोकेशिया मतलब अरुई, घुइया। ट्यूबर हो जाता है आपका पोटैटो। क्या हो जाता है? पोटैटो, ठीक। अब नाम जो दिया गया अलग अलग लेवल पे दिया गया। जैसे कॉर्न जो है, इसमें क्या होगा, मतलब ये पूरा अच्छे से राउंडेड नहीं होगा, और ये ट्यूबर जो है बहुत बढ़िया स्वेलन होगा, ठीक है, बिल्कुल राउंडेड होगा। और राइजोम जो है बिल्कुल पैरेलल चलेगा जमीन पे, राइजोम में अंदर होगा, पैरेलल चलेगा। बल्ब जो है इसका एग्जांपल है अनियन, इसका क्या हो जाएगा? अनियन। बल्ब में क्या होता है? इसमें होता है हाईली रिड्यूस स्टेम। अनियन का कभी स्टेम देखा है? अब आपको लग रहा होगा ये सर देखा खेत में। खेत में नहीं, आपके घर में होता है। देखो अनियन जब ऐसे लेके आते हो, मान लेते अनियन है, ठीक है। अब अनियन में देखा होगा यहाँ पे, ये जब आप अनियन को कट करते हो जिसपे ये रूट निकले होते हैं, ठीक है, जब यहाँ कट करते हो तो वाइट वाइट पोर्शन मिलता है ना, ये इसका स्टेम है, ठीक है। और जब अंदर करोगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे व्हाइट कलर का, ये इसका क्या है? बड है, ठीक है। तो अनियन का जो स्टेम होता है क्या होता है? हाईली रिड्यूस्ड। हाईली मतलब बहुत ज्यादा, रिड्यूस मतलब बहुत कम होगा, बहुत छोटे में हो जाएगा, तो इनका स्टेम होता है हाईली रिड्यूस अनियन का। तो बल्ब हो गया अनियन। बल्ब मतलब जो कवर्ड हो ना। इसके अलावा जिनकी पत्तियां फ्लैशी हो जाए, जिनकी पत्तियां फ्लैशी ना, और अनियन का फ्लैशी होता ही है ना, रसदार होती है, फ्लैशी। स्टॉलन, अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना रहना है ना। स्टॉलन, रनर, ऑफसेट, सर्कल, इसके एग्जांपल नहीं याद तो मैं बता भी दे रहा हूँ। इसका क्राइसेंथेमम होगा आपका, है ना, और ऑफसेट का हो जाएगा आपका आइकॉर्निया। ऑफसेट का आइकॉर्निया, जलकुंभी। तो वो सब नहीं याद रखना है, रनर आपको याद रखना है,
ठीक, रनर का आपको हो जाएगा ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसका लिखना तो आइकोनिया लिख लो, शक्कर में आपका भी बताया क्या क्राइसेंथेमम। ठीक, अब मिंट। अब देखो चलो यही याद रखो और छोड़ो, रनर पे आओ। ग्रास की बात करें तो रनर पे देखो, रनर में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये ग्रासेस है, तो ग्रासेस में देखा होगा, मान लेते हैं ग्रास निकली तो देखोगे ऐसे स्टेम, ये जमीन है, ऐसे स्टेम निकलेगा, आगे जाएगा, नीचे डिप करेगा और फिर से यहाँ से नया प्लांट निकल आएगा। तो रनर क्या होते हैं, रनर ग्राउंड के पैरेलल चलते हैं। ये तो थोड़ा उठा दिखा दिए, ग्राउंड के ऐसे पैरेलल चलते हैं और नीचे फिर से आके क्या हो जाते हैं, नीचे लोअर डाउन हो जाते हैं और लोअर डाउन होने के बाद जहाँ भी नोड होता है वहां से एक नया प्लांट निकल आता है। तो स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है और कहाँ देखने को मिलता है, ग्रासेस में देखने को मिलता है। ठीक है, देख लो। चलो तो ये समझ में आ गया होगा, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल और एरियल। और फिल्लोक्लैड और क्लैडोड के एग्जांपल नहीं याद रखने हैं, ठीक है, ये बस नाम अब याद रखो। अभी ये आपको देखना है, राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर, बल्ब। अब ये समझ में आ गया होगा। अब आपकी किताब में दिया है क्या, पोटैटो के बारे में दिया है, तो पोटैटो को डिटेल से देख लेते हैं। देखो उसमें दिया गया है कि जो स्टेम है उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, अपने अंदर फूड का स्टोरेज करने लगते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन स्टेम की मदद से हम नए प्लांट को ग्रो करा सकते हैं ना, नए प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। तो उसमें पोटैटो के बारे में बताया गया। पोटैटो के पास क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, ठीक है, गड्ढे होते हैं, उसमें निकलती हैं बड, और इनके बड को हम आइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइज। जब भी पोटैटो को ग्रो कराना होता है तो क्या कर सकते हैं, पोटैटो को ऐसे कट कर सकते हैं जिसमें क्या हो जाए, बड आ जाए, क्योंकि बड रहेगा तभी तो नया प्लांट निकलेगा। अगर पोटैटो बिना बड वाला लगा दोगे तो नया प्लांट नहीं निकलेगा। इसलिए जो देखा होगा, जब भी खेतों में पोटैटो लगाने से पहले उसको रख देते हो, उसमें कहते हैं बड निकल है, आइज निकल है। आइज निकलने के बाद फिर उसको काटते हैं। काटते क्यों है कि जो मतलब पोटैटो है, एक पोटैटो, उससे 4 भाग हो जाएगा, उससे 4 प्लांट निकल आएगा ना। और काटते ऐसे हैं कि हर पार्ट में एक ना एक बड जरूर हो ना। कभी कभी 2 4 छोड़ सकते हो, लेकिन एक जरूर होना चाहिए। जैसे 2 बड, 3 बड, 4 बड, 5 बड, कितने भी बड ले, लेकिन एटलीस्ट एक बड तो होना ही चाहिए। अगर बड ही नहीं होगा तो फिर प्लांट ग्रो करेगा नहीं, ग्रो कर पाएगा। समझ आ गई बात। अब ये आपका स्टेम वाला नेचुरल मेथड खत्म हुआ। आर्टिफिशियल पे आते हैं, लिख लो। चलिए अब आते हैं हम लोग किधर, आर्टिफिशियल की तरफ। देखो अब आर्टिफिशियल में क्या होगा, हम आर्टिफिशियल ही कराएंगे। तो आर्टिफिशियल में जनरली 3 देखने को मिलता है। पहला करते हैं स्टेम कटिंग, तो ऐसे चार्ट बना लेना ताकि ये आगे बढ़ने में आसानी हो। स्टेम कटिंग, स्टेम ग्राफ्टिंग, लास्ट होता है स्टेम लेयरिंग। ठीक है, एक और होता है, आपकी किताब में नहीं दिया है, लिख लो, माइक्रो प्रोपगेशन। क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन। तो लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग है तो किताब में दिया है और आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रो प्रोपगेशन आपके लिए नया वर्ड है। तो माइक्रो प्रोपगेशन मतलब, माइक्रो मतलब छोटा सा। तो हम क्या करेंगे, बड लेंगे और न्यूट्रिशियस मीडियम रखते हैं, ऐसा मीडियम जिसमें हम क्या टिश्यू को कल्चर करा सकें। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। तो बड में जब बड निकालेंगे तो उसमें सेल ही तो होगी, और एक सेल होगी या कई सारी, तो उसको टिश्यू भी तो बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मिनरल से भरा हुआ वाटर लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, ठीक है, उसमें उस बड को डालते हैं, प्रॉपर अमाउंट में सारे मिनरल्स को डालते हैं और वो बड फिर से नया प्लांट जर्मिनेट कर देता है। ठीक है, इस माइक्रो प्रोपगेशन की मदद से एक हम क्या लेंगे, छोटा सा टिश्यू लेंगे और उस टिश्यू की मदद से हजारों प्लांट ग्रो करा लेते हैं। उस टिश्यू की मदद से हजारों प्लांट ग्रो करा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं मेरिस्टेम। क्या लेते हैं, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब ऐसे टिश्यू जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, जैसे कि बड में मौजूद होते हैं। इसलिए बड के पास जो सेल्स होती हैं उनको हम मेरिस्टेम भी बोलते हैं।
मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं? मेरिस्टेम का मतलब होता है ऐसे सेल्स या टिश्यूज जिनके अंदर एबिलिटी हो क्या करने की, डिवाइड करने की। डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 5, 4 से 6, 6 से 8 सेल का नंबर बढ़ेगा, यानी कि प्लांट का नंबर बढ़ेगा। जैसे सेल, इसमें एक सेल है, एक टूट के 2 सेल बना ली, एक इधर, तो 2 प्लांट हो गए, और बना ली 4, 6, 8, 10 ऐसे। लेकिन अगर सेल आपस में ही डिवाइड हो, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल एक ही जगह रह जाए तो प्लांट की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर टूट के अलग निकल जाए तो नया प्लांट बन जाएगा। ठीक, हाँ समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो वर्ड सुनो बस, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस मैक्रो मतलब छोटा सा, प्रोपागेशन मतलब नंबर बढ़ाना। तो थोड़े सा पार्ट लेके, थोड़े से पार्ट से बहुत सारा नंबर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपागेशन। तो कटिंग की तरफ आते, देखो कटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। कटिंग आपको कहाँ कहाँ मिलेगा बताओ? बोगेनविलिया, और रोज, और मनी प्लांट। ठीक है, इन तीनों में कटिंग देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है कटिंग स्टेम है। कटिंग स्टेम क्या है? देखो बहुत सिंपल से है, ये स्टेम है, ठीक है, इसमें लीव्स लगी हैं, इसकी ब्रांचेस है। तो हम क्या करते हैं, स्टेम का कोई सा टुकड़ा हम काट लेते हैं, स्टेम का कोई सा हिस्सा हम काट लेते हैं। जैसे स्टेम था तो इसकी ब्रांचेस थी, तो ये ब्रांचेस भी तो स्टेम कहलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टेम से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है, उसको लेके हम जमीन के अंदर लगा देंगे, जमीन के अंदर लगा देंगे। और जब लगाएंगे तो इतना ध्यान में होना चाहिए कि बड उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, और स्टेम है तो बड तो सॉरी स्टेम है तो फिर क्या होगा, नोड तो होगा। और नोड पे ध्यान दीजिएगा, नोड पे बड है कि नहीं है। अगर बड है तो आराम से जब इसको जमीन पे लगाओगे तो नया प्लांट निकल आएगा। देखा होगा रोज घरों में जब गुलाब लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, उसका सीड थोड़ी ना लेके आते हैं, क्या करते हैं, एक थोड़ा सा डाल उसका काट लेते हैं, कहीं और लगाते हैं। करते नहीं करते? पक्का। तो इसको आपको एक्सपेरिमेंटली अपने घर पे भी करना है। आस पड़ोस में इस समय खाली हो गए ना, घर के बाहर तो जरूरी होगा रोज या कोई भी फ्लावर, मतलब रोज की बात करें, या फिर तुम वो ले सकते हो, हिबिस्कस ले सकते हो, गुड हेल्थ, ठीक है, रेड वाला जो फ्लावर होता है वो ले सकते हो। तो उसका डाल लो और काट के लगा दो। ठीक है, तो देखोगे, हाँ ये ध्यान में रखना कि बड होना चाहिए। वैसे जनरली बड मौजूद ही होता है, लेकिन जब काटते समय देख लेना कि बड होना चाहिए। ठीक है, उसको पानी दोगे, थोड़ा सा गोबर वाली खाद डाल देना हल्का सा, ठीक, प्लांट लगा देना। लगाने गोबर की खाद जो है मिट्टी में मिक्स कर देना। ठीक है, जहाँ भी प्लांट लगाने वाले हो, या फिर अगर तुम गमले में लगा रहे हो तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल, प्लांट लगा के पानी डाल देना। ठीक, देखोगे 4 से 5 दिन बाद उसमें रूटनिंग शुरू हो जाएगी, रूट निकलने लगेगा, स्टेम निकलने लगेगा नया। ठीक है, और कुछ समय बाद नया प्लांट बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हिबिस्कस। ठीक, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, देखो ग्राफ्टिंग जो वर्ड है, ठीक है, और ये तरीका जो ग्राफ्टिंग मतलब होता है कि मतलब जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ को काट दिया, किसी का हाथ बहुत मोटा था, तगड़ा था, स्ट्रांग था, उसको लाके जोड़ दिया, तो मतलब किसी के ऊपर किसी और का लाके जोड़ देना कहलाता है ग्राफ्टिंग। क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग। या फिर ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, अपने लिए हम ट्रांसप्लांट वर्ड यूज करते हैं। जैसे किडनी है, किडनी निकाल दिया फिर लाके नई किडनी लगा दी तो उसको ट्रांसप्लांट कहते हैं, ग्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ्टिंग है ये हजारों करोड़ों साल पहले से चला रहा है, भगवान की पीरियड से। ये तो सुना होगा गणेश जी की कहानी। गणेश जी पहले उनके पास सूंड नहीं थी, तो होता क्या है कि जो पार्वती माता होती हैं वो अंदर कुछ ध्यान लगाई होती हैं और गणेश जी को कहती है कि द्वार पे पुत्र खड़े रहो, कोई भी आए किसी को अंदर आने मत देना। शंकर जी आते हैं, अपने भोला भंडारी आते हैं, वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मुझे पार्वती से मिलना है, लेकिन भोले बाबा को पता नहीं होता है ये जो गणेश जी हैं वो मेरे पुत्र हैं। क्रोधित होते हैं और उनका गला धड़ से अलग करते हैं। जैसे ही गला धड़ से अलग होता है, माँ की तो बच्चे जान होते हैं ना, माँ के लिए तो बच्चे प्यारे ही होते हैं। तुरंत माँ पहुँचती देखती है, बोलती स्वामी ये क्या कर दिया, नहीं तुमने मेरे पुत्र को मार दिया।
अब मैं तुम्हें श्राप दूंगी, ये वो मेरे पुत्र को वापस करो। तो फिर बोलते हैं ठीक है, एक शर्त पे होगा, इसका जो मतलब सर कट के गिर गया है, इसके ऊपर जो सर लगने वाला है उसी का लगेगा जो सबसे पहले इसके सामने से गुजरेगा। तो हाथी जा रहा होता है तो हाथी का काट के सर इसमें लगा देते हैं, तो इसलिए तो सोल्ड होते हैं उनके ना। तो वही तो ग्राफ्टिंग हुआ, इंसान थे काट के निकाल दिया, ला के हाथी का लगा दिया। ठीक, तो हो गया ना ग्राफ्टिंग। जो ऊपर का फीचर है वो कैसा है, हाथी जैसा है ना, एलिफेंट जैसा है। ठीक है, ऐसी ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग में क्या किया, जब लोग शंकर जी पार्वती जी की कहानियां सुनते थे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन साइंटिस्ट सुनते भी थे और दिमाग भी लगाते थे। जैसे आपको भी साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, पढ़ना भी है और दिमाग भी लगाना है, क्या नया कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग साइंटिस्ट सोचे क्या किया जाए, तो उन्होंने प्लांट पे कर दिया ग्राफ्टिंग। सबसे पहले क्या लिया, मैंगो का प्लांट लिया। ठीक, मैंगो के प्लांट, ये डाल थी मैंगो की। अब मैंगो की डाल जो थी, एक मैंगो ये है, जिसपे क्या था, मैंगो अच्छे से नहीं ग्रो करता था। एक मैंगो और था जिसपे जो मैंगो था बिल्कुल लाजवाब मैंगो ग्रो करता था। तो इन्होंने किया गया, इसको ऑब्लिकली काट दिया, मतलब इसको काट के निकाल दिया। जैसे ये था, ये ब्रांच था, इसको ऑब्लिकली काट दिया, ऐसे काट के निकाल दिया। इसको काट के निकाल दोगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऑब्लिकली मतलब तिरछा, ऐसे था, इसको ऐसे काट दिया, तो काट दोगे तो इतना निकाल दोगे काट के, तो कैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, और जिस प्लांट से लाना था उसको भी ऐसे तिरछा काटा, ये काट दिया, ये काट के अब इस भाग को निकाल लिया यहाँ से। इसको निकालोगे तो कैसे निकलेगा यहाँ से, ये। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, इसको उठा के इधर लाएंगे, इसके ऊपर सेट करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, बटर पेपर से इसको कवर कर देते हैं और टाइट कर देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद देखोगे जो ये प्लांट है, ठीक है, और ये जो ब्रांच तुम लेके आए, इनके बीच में कनेक्शन शुरू हो जाएंगे, कनेक्शन बन जाएंगे। कनेक्शन जब बन जाएंगे, ये जो प्लांट है ये अपनी सप्लाई इसको देने लगेगा, जो भी रूट से मिनरल वाटर ड्रॉप करेगा इसको मिलने लगेगा। इसके पास पत्तियां भी निकलने लगेंगी, और जब पत्तियां निकलेंगी और वो फूड सिंथेसिस करेंगी, अब इस प्लांट में जो खाना बनेगा किसके हिसाब से बनेगा, जो नया पार्ट लेके आए हैं इससे, इसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो खाना और पानी मिनरल कहाँ से मिल, मतलब पानी और मिनरल कहाँ से मिल रहा है, जो पुराना प्लांट था। नया प्लांट क्या बना रहा है, उसकी मदद से खाना बना रहा है। जो नया प्लांट का पार्ट था वो क्या बना रहा है, खाना बना रहा है। तो इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग, मतलब किसी एक प्लांट पे दूसरे प्लांट का स्टेम लाके अटैच कर देना कहलाता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब देखो ये जो था इसको बोलते हैं हम स्टॉक, इसको बोलते हैं शियोन। ठीक है, इसको स्टॉक, इसको शियोन बोलते हैं। तो ये थी ग्राफ्टिंग द्वारा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल देखे तो क्या क्या हो सकता है। पहले तो मैं मैंगो एक हो गया, चलो मैंगो, इसके अलावा और क्या हो सकता है, रोज हो सकता है। ठीक है, एप्पल ये हो सकता है। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, ऐसे याद रखो, RAM, क्या लिखा है, राम। तो राम जी क्या करते थे, ग्राफ्टिंग करते थे ना, राम जी ग्राफ्टिंग करते थे, मतलब भगवान है तो ग्राफ्टिंग कर सकते थे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो ये इसका एग्जाम्पल होगी लेयरिंग पे आ जाए। अब लेयरिंग में क्या होता है, ये प्लांट है, प्लांट की डाल को हम क्या करते हैं, जैसे डाल निकली है, इसके डाल को हम खींचते हैं नीचे की तरफ, जैसे रस्सी से बांध दिया, धीरे धीरे नीचे लटक जाएगी। ठीक है, नीचे आएगी, फिर इसको जमीन के अंदर ले जाएंगे और इस पर मिट्टी डाल देंगे। फिर देखेंगे कुछ समय बाद जो बर्ड्स होंगी इस स्टेम पर, जो बर्ड रहेंगे उससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, लेयरिंग। क्या बोलते हैं, लेयरिंग, मतलब लेयर बनाते हैं। जो प्लांट था उसको नीचे जमीन पे ले गए, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, लेयर कर दिए, फिर से नया प्लांट निकल आया, इसको बोलेंगे स्टेम लेयरिंग। एग्जाम्पल की बात करें
तो स्टेम लेयरिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जैसे जनरली तो जैस्मिन में मिलता है और आपका रसबेरी में मिलेगा, रसबेरी, ठीक है। और इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी में देख सकते हो, स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ये जितने भी हैं इनमें क्या होता है? स्टेम लेयरिंग होता है, ठीक है। अब नीचे, इसके नीचे यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, इसके नीचे आपके बुक में नीचे दिया है रनर के बारे में, उसमें स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल लिया है, तो मैंने स्टेम रनर बताया। ये क्या होता है? स्टेम मतलब जो भी जमीन होता है उसके पैरेलल चलते, ग्रास वाले में बताया था, तो ग्रास भी एग्जाम्पल हो सकता है रनर का, स्ट्रॉबेरी भी हो सकता है। तो जमीन के घास क्या चलते हैं? पैरेलल। कुछ स्टेम होते हैं जमीन के पैरेलल चलते हैं, फिर से जमीन में टच हो जाते हैं, वहां से नया प्लांट निकल आता है, फिर पैरेलल चलते हैं, जमीन पर टच होते हैं, नया प्लांट निकल आता है। ऐसे को हम बोलते हैं रनर, रन कर रहे हैं ना जमीन पे, ठीक है। तो ये स्टेम लेयरिंग। माइक्रो प्रोपगेशन हम क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर में मेरिस्टेम को कल्चर कराते हैं और नया प्लांट ग्रो करा लेते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपगेशन बस वर्ड लिखे रहो, सुने रहो, ठीक है। याद रहे तो अच्छा, पेपर में नहीं आ जाएगा तो इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है, पूरा नंबर मिल जाएगा। चलो नोट कर लें। चलो, तो ये इतनी बार स्टेम की बात की, स्टेम से आगे बढ़ते हम लोग लीफ पे आते हैं। तो लीफ से कैसे ग्रो कराएंगे? देखो, कुछ लीव्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बड होता है, जैसे कि थोड़ा सा किनारे से इंसाइज होती है, लीफ पे क्या होते हैं? बड निकल आते हैं, ठीक है। अब अगर बड है तो यानी कि ये नया प्लांट बना सकता है, ठीक है। तो जो बोगनवेलिया की पत्ती है, जब भी क्या होती है? जमीन पे गिरती है, जमीन पे गिरने के बाद उस पर बड ऑलरेडी है, उससे नया प्लांट निकल सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो बोगनविलिया से प्लांट ग्रो करना, तो उसकी पत्ती को तोड़ के लाओ, तो जिस पे बड होगा जमीन के अंदर लगाओ और नया प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या एग्जांपल है? तो लीफ का एग्जांपल क्या हो सकता है? ब्रायोफिलम मतलब अजूबा, अजूबा की पत्ती है, अजूबा की पत्ती ब्रायोफिलम है, ठीक है। तो ब्रायोफिलम हो गया आपका एक, इसके अलावा हो सकता है आपका बिगोनिया ना, और एक एग्जांपल लिखना चाहो तो तो कालांचू, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसके? लीफ प्रोपगेशन के। तो लीफ से प्लांट अगर ग्रो कराना है तो ब्रायोफिलम, बिगोनिया और कालांचू में हम करा सकते हैं, क्योंकि उनके पत्तियों के पास होता है बड, ठीक है। तो ये बात थी किसकी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इससे हम मान लेते हैं ग्रो कराते हैं, ठीक है, प्लांट को ग्रो कराते हैं। लेकिन अब जब ग्रो कराएंगे तो कौन कौन सी स्टेप्स लगेंगे ग्रो कराने में, उन स्टेप्स को हम पढ़ेंगे किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर का वीडियो मैंने 8th क्लास के लिए बना के रखा है, वो 8th क्लास का वीडियो मैं आप में सेंड कर दूंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, फिर इसके आगे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी जो क्वेश्चन आंसर रहा एक्सरसाइज के बाद वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा क्लिप बना के और भेज दूंगा एग्रीकल्चर पे, अगर आप नहीं देख पाते हो 8th वाला तो उसको आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर केवल आपको कॉपी में राइट करना है, सारी एक्सरसाइज आप फिल करने की कोशिश करिएगा। मैं शाम तक आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा, ठीक है। एक्सरसाइज खुद सॉल्व करिएगा, कोई ट्यूशन वाले से नहीं, कोई भैया से नहीं, कोई दीदी से नहीं, किसी से नहीं पूछना, खुद ब खुद करना है। खुद को चेक करो कि कितना तुमने सीखा है, कितना तुम्हें याद है, ठीक है। जो नहीं समझ में आता तुरंत मुझे कॉल करो, सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको तुरंत आंसर करूँगा, ठीक है, पक्का। सो स्टे होम एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।